Today we will discuss the curriculum for environmental studies for diploma in electronics and telecommunication engineering. It is our EJ. EJ is the code of our program. Our program is electronics and telecommunication. Diploma in electronics and telecommunication. The code of the program is EJ. Semester is 5th, and the title of the course is environmental studies. This is the non-technical subject. It is not your domain subject actually, but this is very general subject and everyone must know the environmental studies area. Okay, because we all are associated with the environment, and as we know, environment is the only responsible for our survival. Okay, the course code of this course is 22447. It is common to other branches also. It is common to other programs of the diploma engineering, same syllabus. So first of all, we'll see the rational. The rational काय असते तुम्हाला माहिती आहे की हा कोर्स तुम्हाला का शिकवायचा. Why this course should be taught to the students. Okay, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशनच्या थर्ड इयरच्या स्टुडंटला हा विषय का शिकवायचा, तर त्याचे हे जे हेतू काय त्याच्या मागे, व्हॉट इज द पर्पज, दॅट इज कॉल्ड एज द रेशनल. व्हॉट इज द पर्पज बिहाइंड टीचिंग दिस सब्जेक्ट टू द स्टुडंट्स, त्याला काय म्हणायचं, रेशनल. ओके, दो the world today is facing the biggest challenge of survival. As we know, world is facing the challenge of survival. तुम्ही जर वर्ल्डचा स्टडी करत असाल, तुमच्या आजूबाजूला स्टडी करत असेल, सो यू विल कम टू नो what are the different problems, hurdles that human being come across in day to day life for the survival. Okay, सर्वायवल साठी आपल्याला डे टू डे लाईफ मध्ये काय काय हर्डल्स येतात, प्रॉब्लेम्स येतात, ऑब्स्टॅकल्स येतात, त्याचे रिझन्स काय आहेत, आउटकम्स काय आहेत, हे सगळं आपण बघतोय. डिग्रेडेशन ऑफ द इकोसिस्टम, द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज डिग्रेडेशन ऑफ द इकोसिस्टम. हे का बरं होतंय, व्हाय वी फेस द चॅलेंज टू सर्वाइव्ह, बिकॉज डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम. देन डिप्लेशन ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस, नॅचरल रिसोर्सेसचं डिप्लेशन होतंय. डिप्लेशन मीन्स ते कमी कमी होत आहेत. ओके, देन इन्क्रीजिंग द लेवल ऑफ पोल्युशन. ओके, पोल्युशनची लेवल काय होते, वाढते. इन्क्रीजिंग द लेवल ऑफ पोल्युशन पॉज major threat to the survival of the mankind. Increase in the pollution is the very we can say the important factor that affects the survival of the human being. Okay, we need to reduce the pollution as minimum as possible. The need of the hour therefore is to concentrate on the area of environmental aspect. What is the need of an hour, म्हणजे आजच्या काळाची काय गरज आहे, काळाची गरज काय, टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन द एरिया ऑफ एन्व्हायरमेंटल आस्पेक्ट. एन्व्हायरमेंटचे जे काही आस्पेक्ट आहे त्याच्यावर आपल्याला काय करावं लागेल, विचार करावा लागेल, कॉन्सन्ट्रेट करावं लागेल, त्याच्यावर काम करावं लागेल. विच शॅल प्रोव्हाइड अन इनसाइट into various environmental related issues. Okay, environmental studies are an interdisciplinary academic field that integrates physical, chemical and biological sciences. एन्व्हायरमेंटल स्टडीज हा एवढा व्हास्ट एरिया आहे की या एरियामध्ये फिजिकल, केमिकल आणि बायोलॉजिकल सायन्सची आपल्याला स्टडी करायची कंबाइंड. व्हॉट आर द इंटररिलेशन, व्हॉट आर द कोरिलेशन इन देम, फिजिकल फॅक्टर्स, केमिकल फॅक्टर, बायोलॉजिकल फॅक्टर्स. ओके, एव्हरीथिंग इन्क्लुड्स इन द एन्व्हायरमेंटल सायन्स. ओके, इट प्रोव्हाइड्स अन integrated means there is a correlation in physical, chemical and biological science. Integrated, quantitative and interdisciplinary approach to the study of environmental system and gives an insight into solution of environmental problem. काय करायचं आपल्याला या कोर्स मध्ये, आपल्याला काय शिकायला मिळणार, इट प्रोव्हाइड्स अन इंटिग्रेटेड, क्वांटिटेटिव्ह अँड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ एन्व्हायरमेंटल सिस्टम. आपल्याला इंटिग्रेटेड, क्वांटिटेटिव्ह म्हणजे इन द स्टॅटिस्टिकल फॉर्मॅट. ओके, अँड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स मल्टिपल डिसिप्लिन जे आहेत, टेक्निकल, टेक्नॉलॉजी असेल, पॉलिटिकल असेल, सोशल असेल. ओके, सो या डिफरंट ज्या काही डिसिप्लिन आहेत त्या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच काय आहे एन्व्हायरमेंटल स्टडीजचा, तो आपल्याला या कोर्समधून शिकायला मिळणार. ओके, अँड इट गिव्स अन इनसाइट
into the solution of environmental problem. तो एन्व्हायरमेंट मध्ये जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, जो जो प्रॉब्लेम्स एनवायरमेंट में है, जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एक हर्डल पैदा करते हैं, ऐसे एनवायरमेंटल के प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सॉल्यूशन देने का ट्राई करेंगे इस कोर्स में. ओके, सो ये रेशनल आप सबको क्लियर होगा क्या? यस, यू कैन unmute your mic and you can say yes, no, or if you find any difficulty in this, then you can ask. Yes, you got it? What is the rationale of this course? Yes, sir. Sir. Very good. Now next is the competency. Now what competency means to you? Competency म्हणजे काय की हा कोर्स शिकल्यानंतर कुठली क्षमता तुमच्यामध्ये विकसित होणार. ओके, कौन सी कॉम्पिटेंसी आप में डेवलप होंगी ये कोर्स पढ़ने के बाद. The aim of this course is to help the student to attain the following industry identified competency through various teaching and learning experiences. जो भी टीचिंग और लर्निंग के एक्सपीरियंसेस आप इस कोर्स में इस सेमिस्टर में लेंगे, उससे आप में कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप होंगी? तो वो है डायग्नोज एंड मैनेज एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज. डायग्नोज करने का मतलब फाइंड आउट करने का कि क्या इश्यूज है, और इश्यूज एक बार हमें फाइंड आउट हो गए, once we find out the issues we have to manage that issues. उस इश्यू को हमें क्या करते आना चाहिए? मैनेज करता आना चाहिए. ओके, तो ये अगर कॉम्पिटेंसी आप में डेवलप होती है ये कोर्स पढ़ने के बाद, तो इसका मतलब है यू हैव लर्न दिस कोर्स इन इफेक्टिव मैनर. ओके, सो दिस इज द कॉम्पिटेंसी. आप जो भी कुछ टीचिंग और लर्निंग के जो भी कुछ एक्टिविटीज इसमें करेंगे, आप अगर माइक्रो प्रोजेक्ट बनाएंगे, फील्ड स्टडी करेंगे, उसके बाद आप थ्योरी एग्जाम देंगे, क्लास टेस्ट की एग्जाम देंगे, आप थ्योरी लेक्चर करेंगे कुछ, और जो स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज है वो करेंगे. दिस ऑल आर एक्टिविटीज ऑल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैप्ड टू दिस कॉम्पिटेंसी, डायग्नोज एंड मैनेज एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज. ओके, द नेक्स्ट आर द कोर्स आउटकम. कोर्स आउटकम क्या है? ये कोर्स पढ़ने के बाद कौन से आउटकम्स हमें मिलने वाले हैं? तो इसमें 5 यूनिट है और 5 यूनिट के 5 आउटकम्स है जनरली. तो देखो, डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट. फर्स्ट यूनिट पढ़ने के बाद फर्स्ट यूनिट का क्या आउटकम है कि फर्स्ट यूनिट पढ़ने के बाद क्या आउटकम आना चाहिए? डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट. फर्स्ट यूनिट पढ़ने के बाद आप में पब्लिक अवेयरनेस एनवायरमेंट के बारे में पब्लिक को अवेयर करने का जो अवेयर करने के लिए जो स्किल है या जो अवेयरनेस है, आपको पब्लिक को अवेयर करने के लिए जो स्किल लगता है वो आप में डेवलप होना जरूरी है. डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के बारे में आपको क्या करना है? पब्लिक में अवेयरनेस लाना है. ओके, सेकंड यूनिट पढ़ने के बाद कौन सा आउटकम मिलने वाला है? सिलेक्ट अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस फॉर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस. देखो, डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस रहते हैं, आपको मालूम है. टाइडल एनर्जी रहती है, वाइंड एनर्जी रहती है, कोल एनर्जी रहती है, थर्मल एनर्जी रहती है, न्यूक्लियर एनर्जी रहती है, ओके, सोलर एनर्जी रहती है. डिफरेंट एनर्जी के सोर्सेस होते हैं. तो कौन से एनर्जी सोर्सेस को कौन से इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के लिए यूज करना है ये आपको समझ में आना चाहिए. मतलब ये सिलेक्ट करते आना चाहिए आपको कि सपोज ये ऐसा इंजीनियरिंग का कोई प्रॉब्लम है और इसके लिए कौन सी एनर्जी लगने वाली है, तो आपको ये सिलेक्ट करते आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के लिए हमें ये एनर्जी रिसोर्स यूज करना है. ओके, ठीक है. देन नेक्स्ट है कॉन्जर्व इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी. अब ये इकोसिस्टम क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? इकोसिस्टम मतलब ये जो हमारा एनवायरनमेंट जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं. बायोडाइवर्सिटी होती है मतलब डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में, ओके, इकोसिस्टम में. तो उनको कॉन्झर्व करना म्हणजे काय? त्यांची आपल्याला काय करायचंय? कॉन्झर्वेशन करायचंय, म्हणजे त्यांना वाचवायचंय, त्यांचं जतन करायचंय. मराठीमध्ये त्यांना आपण असं म्हणू शकतो की त्यांचं जतन करणं. ओके, देन फोर्थ आउटकम इज अप्लाय टेक्निक टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन. काय करायचं आपल्याला? वी हॅव टू अप्लाय द टेक्निक्स टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल पोल्यूशन.
इंजीनियरिंग के जो जो टेक्निक्स है वो टेक्निक्स हम यूज करेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। तो कौन से डिफरेंट टेक्निक होते हैं पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए, वो हम हमारे 4th यूनिट में देखेंगे। और 4th यूनिट पढ़ने के बाद आप में ये आउटकम आना चाहिए कि आपको डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते आना चाहिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। ओके, देन 5th इज मैनेज सोशल इश्यूज एंड एनवायरमेंटल इथिक्स एज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आपको जो सोशल इश्यूज होते हैं, डाउरी होती है, या जो सैनिटेशन का प्रॉब्लम होता है, पोवर्टी होती है, ओके, या फिर जो जंगल में आप देखते हैं कि बड़े पैमाने में पेड़ को काटा जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो वेस्ट वाटर नदी में छोड़ा जाता है, ये ऐसे डिफरेंट इश्यूज है सोसाइटी के। ओके, तो ऐसे सोशल इश्यूज को आपको मैनेज करता आना चाहिए। और एनवायरमेंटल इथिक्स जो रहते हैं, ओके, वो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए मैनेज करते आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ये कोर्स पढ़ने के बाद आप इसे छोड़ देंगे। एनवायरमेंट के बारे में लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एटीट्यूड आप में डेवलप होना जरूरी है। ओके, so these are the 5 outcomes of 5 units of this course. Okay, now next we will discuss teaching and examination skill scheme. तो इसमें जनरली 3 घंटे है हमारे लिए वीक में, पर वीक 3 hours are dedicated to this course. There is no tutorial and no practical. This course has no practical, only theory is there. Okay, so सिर्फ थ्योरी है। जो थ्योरी में 2 पार्ट में डिवाइड किया, उसको एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन और प्रोग्रेसिव असेसमेंट है। तो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ये 70 मार्क्स का है एग्जाम होगी आपके, ऑनलाइन एग्जाम होती है ऑब्जेक्टिव टाइप, और जिसमें पासिंग के लिए आपको 28 मार्क्स लगते हैं। ओके, और प्रोग्रेसिव असेसमेंट में मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 30, मिनिमम मार्क्स की मिनिमम पासिंग उसकी 0 है। मतलब 30 में से अगर 0 भी मार्क मिले आपको तो भी आप पास होते हैं, पर आपको 70 और ये 30, 100, ये 100 में से 40 मार्क लेना जरूरी है। ओके, ठीक है। सो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन और प्रोग्रेसिव असेसमेंट जो प्रैक्टिकल का, उसको वेटेज नहीं है, इसलिए ये ब्लैंक रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट कोर्स मैप। अभी कोर्स मैप क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया था माइक्रो एंड रडार कोर्स में, कि कोर्स आउटकम कोर्स मैप के जो सेंटर में रहता है वो कॉम्पिटेंसी रहती है। ओके, कुछ भी एक्टिविटी जो आप करेंगे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, कॉम्पिटेंसी को मैप करती है। ठीक है, सो ये कॉम्पिटेंसी क्या है हमारी, डायग्नोज एंड मैनेज द एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज। एनवायरमेंट के रिलेटेड जो इश्यूज है वो हमें क्या करते आना चाहिए, डायग्नोज करते आना चाहिए। डायग्नोज करते आना चाहिए मतलब हमें वो फाइंड आउट करते आना चाहिए कि क्या इशू है, और उसके बाद इशू एक बार फाइंड किया हमने या प्रॉब्लम फाइंड किया तो उस पे उसको हमें मैनेज करते आना चाहिए, वो इशू हमें सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेंसी हमारी, ये हमें डेवलप होना जरूरी है ये कोर्स पढ़ने के बाद। तो उसको स्ट्रेंथन करने वाले डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे कोर्स आउटकम होते हैं, यूनिट आउटकम होते हैं। ओके, द नेक्स्ट आर द सजेस्टेड एक्सरसाइजेस। अब क्या क्या एक्सरसाइज है, अब प्रैक्टिकल आउटकम तो इसमें 0 है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल्स नहीं है, पर कुछ माइक्रो प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाएंगे फील्ड सर्वे करने के लिए। ओके, ये इथिकल प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करना होता है। फॉलो सेफ्टी प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस गुड हाउसकीपिंग, प्रैक्टिस एनर्जी कंजर्वेशन, डेमोन्स्ट्रेट वर्किंग एज एन लीडर और टीम मेंबर। आप लोगों को एज ए लीडर बोल के काम करते आना चाहिए। अगर सपोज आपको कोई ग्रुप दिया 5-6 लोगों का, तो आपको उनका लीडर बन के कोई टास्क अगर आपको दिया, सपोज आपको 5 जनों का ग्रुप है और 5 जनों के ग्रुप में सपोज आपको एक टास्क दिया और कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया और आपको बोला कि यू हैव टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ओके, और आपको उसका लीडर किया जाता है उस 5 जनों के ग्रुप का, तो एज ए लीडर बोल के आपको वो टास्क आपके टीम मेंबर से एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो यू हैव टू शो योर लीडरशिप स्किल, लीडरशिप क्वालिटीज। और अगर आपको बोला कि आपको एज ए टीम मेंबर बोल के काम करना है, तो आपको एज ए टीम मेंबर बोल के भी काम करते आना चाहिए। तो दिस बोथ द स्किल्स शुड बी डेवलप इन यू। सो मेंटेन टूल्स एंड इक्विपमेंट। जो कुछ टूल्स रहते हैं, इक्विपमेंट रहते हैं, आपको मेंटेन करता आना चाहिए। सपोज आपको बोला कि सीआरओ हैंडल करो, सीआरओ का यूज करके ऐसे ऐसे रीडिंग ले लो, तो सीआरओ को आपको मेंटेन करता आना चाहिए। सीआरओ इक्विपमेंट का आपको अच्छे से प्रॉपरली उसका यूज करते आना चाहिए किसी भी काम के लिए। ठीक है, फॉलो इथिकल प्रॅक्टिसेस। इथिकल प्रॅक्टिसेस आपने फॉलो करते आना चाहिए. म्हणजे आपण काय म्हणतो, कुठल्याही
कुठल्याही फील्डचे, डिसिप्लिनचे, ज्याचे त्याचे काही इथिक्स असतात, मॉरल व्हॅल्यूज असतात, ते आपल्याला जपता आल्या पाहिजे. देन अफेक्टिव्ह डोमेन लर्निंग. आता अफेक्टिव्ह डोमेन म्हणजे काय, जे बाय हार्ट आपण जे शिकतो, बाय इंटरेस्ट जे शिकतो त्याला अफेक्टिव्ह डोमेन लर्निंग म्हणतात. फर्स्ट इयर मध्ये त्याला व्हॅल्यूइंग लेवलमध्ये फर्स्ट इयर मध्ये तुम्ही व्हॅल्यूइंग लेवलमध्ये असता, सेकंड इयर मध्ये तुम्ही ऑर्गनायझिंग लेवलमध्ये येता, आणि थर्ड इयर मध्ये कॅरेक्टरायझिंग लेवल. फर्स्ट आपल्याला कुठल्याही गोष्टीची व्हॅल्यू कळाली पाहिजे, त्याच्यानंतर आपल्याला त्या गोष्टी ऑर्गनाईज करता आल्या पाहिजे. आपल्याला कुठलं तरी एम आहे लाईफमध्ये, आपल्याला काहीतरी गोष्ट करायची, अचीव्ह करायची आहे, किंवा तुम्हाला एखादा प्रोजेक्ट दिला आणि त्या प्रोजेक्ट तुम्हाला सक्सेसफुली एक्झिक्यूट करून दाखवायचा आहे, तर अगोदर तुम्हाला त्या गोष्टीची व्हॅल्यू कळाली पाहिजे. त्यानंतर म्हणजे ते काम अचीव्ह करण्यासाठी ज्या ज्या तुम्हाला गोष्टी लागणार आहेत त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला कळाली पाहिजे अगोदर. त्यानंतर तुम्हाला ते ऑर्गनाईज करता आलं पाहिजे प्रॉपरली. आणि नेक्स्ट यू हॅव टू बी कॅरेक्टराइज, तुम्हाला नंतर ते कॅरेक्टरायझिंग करता आलं पाहिजे. ओके, त्याला वैशिष्ट्यपूर्णरित्या ते पूर्ण करता आलं पाहिजे. ओके, these are the 3 levels. Okay, then underpinning of the theory components. तो ये एनवायरमेंटल स्टडीज का जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में डिवाइड किया है. 5 यूनिट को 5 डिफरेंट टाइटल्स है और उसमें कुछ सब टॉपिक्स है दैट वी हैव टू डिस्कस. यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. यस यस. या सब्जेक्टला एक्सटर्नल आहे का? एक्सटर्नल मीन्स म्हणजे सर एक्सटर्नल. So first unit is environment. So what are the different topics? Definition and need of environmental studies. उसके बाद segment of environment, atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. Environment क्या रहता है उसकी definition हम देखेंगे. उसके बाद environment के जो different segments रहते हैं, environment के ये different segments है, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर एनवायरमेंटल इश्यूज, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, ये सब क्या होता है, ये एनवायरमेंट के जो इश्यूज है वो हम डिफाइन करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ 4R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर. अगर कोई वेस्ट है तो उस वेस्ट को हमें रिड्यूस करते आना चाहिए, रीयूज करते आना चाहिए, रिसाइकल करते आना चाहिए और रिकवर भी करते आना चाहिए. उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट, कैसे पब्लिक को अवेयर करना है एनवायरमेंट के बारे में. ये सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हमारे यूनिट 1 में. देन यूनिट 2 है एनर्जी रिसोर्सेस. कौन सी एनर्जी रिसोर्सेस है और उनके क्या क्या सोर्सेस है वो हम डिस्कस करेंगे. नेचुरल रिसोर्सेस, फॉरेस्ट रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस, लैंड रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस है. फिर रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल एंड साइक्लिक रिसोर्सेस. ओके, कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस. रिसोर्सेस का डिप्लेशन क्यों होता है, व्हाट आर द कॉजेस और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. फिर एनर्जी फॉर्म्स, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल फॉर्म होते हैं एनर्जी के. उसके बाद प्रेजेंट ग्लोबल एनर्जी यूज एंड फ्यूचर डिमांड. प्रेजेंट में जो हमारे ग्लोबल एनर्जी का कैसे यूज होता है और फ्यूचर डिमांड क्या है, एनर्जी कॉन्जर्वेशन क्या होता है. उसके बाद ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट. नेचुरल रिसोर्सेस का ओवर यूज अगर किया तो उसके एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होते हैं, इसके बारे में हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे. सो दिस ऑल टॉपिक we will cover in our unit 2. okay, now unit 3 is ecosystem and biodiversity. ecosystem क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखेंगे. aspects of ecosystem क्या होते हैं, डिवीजन ऑफ इकोसिस्टम, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ये सब हम इसमें देखेंगे. ओके, फिर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वैल्यू एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. उसकी वैल्यू क्या है, हर बायोडाइवर्सिटी की क्या वैल्यू होती है और उसकी उसका लॉस क्या होता है, क्यों होता है बायोडाइवर्सिटी का. उसके बाद बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया. बायोडाइवर्सिटी का असेसमेंट करने के लिए, मतलब कितने एनिमल है, कितने टाइगर है, कितने लॉयंस है, तो ये सब जो काउंट करते हैं हम, जंगल में कितने पेड़ है, ये सब जो उसका जो बायोडाइवर्सिटी हमारी उसको काउंटिंग जो होता है, ये असेसमेंट होता है,
वो असेसमेंट के लिए क्या इनिशिएटिव लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर थ्रेट्स एंड हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी। थ्रेट्स मतलब किन चीजों का डर है बायोडायवर्सिटी का डिप्लेशन होने के लिए, ये जो थ्रेट्स आहे म्हणजे आपल्याला थ्रेट्स म्हणजे याला काय म्हणतो आपण, चॅलेंजेस किंवा ज्याला भीती म्हणतो आपण, काय काय थ्रेट्स आहेत. अँड हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. हॉटस्पॉट म्हणजे काय, जिथे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला डायव्हर्स इकोसिस्टम आहे की जिथे, किंवा बायोडायव्हर्सिटी खूप जास्त प्रमाणात आहे, त्याला हॉटस्पॉट म्हणतात. सपोज अमेजोन के जंगल जो है, अमेजोन के जंगल इज द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी. उसके बाद कॉन्जर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, ऑब्जेक्ट्स, वेरियस लॉज, वो हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 में. देन यूनिट 4 इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. अब पोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए हर्डल पैदा करता है. तो उसकी डेफिनेशन देखेंगे हम, टाइप्स देखेंगे, और जो दो टाइप है उसके मेन, एक नेचुरल पोल्यूशन होता है और एक आर्टिफिशियल पोल्यूशन होता है जो मैन मेड होता है. उसके बाद सॉइल पोल्यूशन, जिसको लैंड पोल्यूशन भी बोलते हैं, उसके कॉजेस क्या है, इफेक्ट्स क्या है, और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन क्या होता है, म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणतो, जल प्रदूषण, पाण्या थ्रू होणारं प्रदूषण. सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर की कौन से डिफरेंट सोर्सेस है, सरफेस वाटर, सब सरफेस. सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन की क्या क्या सोर्सेस है, इंडस्ट्री से आने वाला जो एफ्लुएंट रहता है, ओके, ज्याला सांडपाणी म्हणतो आपण, ओके, त्याच्यामुळे वॉटर पोल्युशन होते. ठीक आहे. त्यानंतर जे डिफरंट पेस्टिसाइड्स आपण यूज करतो शेतामध्ये, त्याच्यामुळे पण वॉटर पोल्युशन होते, लँड पोल्युशन पण होते. देन इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट एंड लाइव्स, उसके एनवायरमेंट और लाइव्स पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है उसके. ओके. BIS वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड. ओके. ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम जनरली यूज करते हैं, उसको BIS स्टैंडर्ड बोलते हैं. वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, फ्लो डायग्राम ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर कंजर्वेशन. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की हम डायग्राम देखेंगे. उसके बाद वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे. वेस्ट वाटर को कैसे मैनेज करते हैं, उसका जनरेशन कैसे होता है, उसको हम ट्रीटमेंट कैसा करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम देखेंगे. उसके बाद एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे. फिर नॉइस पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे. फिर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो रहता है, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, उसके सोर्सेस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, और उस कौन से मेथड से उनको मैनेज करने के लिए, वो सब हम हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन यूनिट में देखेंगे. और लास्ट यूनिट है हमारा सोशल इश्यूज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो कौन से सोशल इश्यूज होते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, और उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन की क्यों जरूरत होती है. ओके. तो वो हम डिस्कस करेंगे. आर्टिकल्स, जो कुछ आर्टिकल्स बने हैं हमारे जो संविधान होता है उसमें कुछ आर्टिकल्स है, और वो आर्टिकल एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं एक्चुअली, क्योंकि एनवायरमेंट का डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें हमें मैनेज करना होता है, इसलिए ये कुछ आर्टिकल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने. तो वो जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 48A, 51A of Indian Constitution regarding environment, environmental protection and preventive acts, okay, CPCB and MPCB norms, okay. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है ये CPCB, और ये महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है. नॉर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके. रोल ऑफ NGO, जो नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन रहते हे, स्वयंसेवी संस्था म्हणतो आपण त्यांना, त्यांचा काय रोल आहे याच्यामध्ये एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्ट करण्यासाठी किंवा पोल्युशन कंट्रोल करण्यासाठी, किंवा व्हेरियस एन्व्हायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज सॉल्व्ह करण्यासाठी NGOचा काय रोल आहे तो आपण डिस्कस करू. देन कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, EIA अँड एन्व्हायरमेंटल मोरॅलिटी. ओके. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटची कॉन्सेप्ट काय, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कशाला म्हणतात, शाश्वत विकास कशाला म्हणतात, ओके. आणि एन्व्हायरमेंटची मोरॅलिटी, नैतिकता जे म्हणतो आपण त्याला, ती काय आहे ते आपण डिस्कस करू. देन मॅनेजमेंट मेजर्स, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग काय असते, ते कसं करतात, ग्राउंड वॉटर रिचार्ज. देन ग्रीन बेल्ट डेव्हलपमेंट, यूज ऑफ रिन्युएबल एनर्जी, वॉटरशेड मॅनेजमेंट, इंटरलिंकिंग ऑफ रिव्हर्स, नदी जोड प्रकल्प म्हणतो आपण त्याला. वॉटरशेड मॅनेजमेंट काय असतं, रिन्युएबल एनर्जीचा यूज कसा करता येईल, हे सगळं आपण डिस्कस करणार आहे.
Okay. The next, role of environmental technology in role of information technology in environment and human health. So IT इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा एन्व्हायरमेंटच्या वेलफेअर साठी काय काय रोल असू शकतो आणि आणि ते ह्युमन हेल्थ साठी पण इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा काय रोल असू शकतो ते आपण यामध्ये डिस्कस करणार. व्हॉट इज द रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इन एन्व्हायरमेंट अँड ह्युमन हेल्थ. एन्व्हायरमेंट आणि ह्युमन हेल्थ साठी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा काय रोल आहे तो पण आपण यामध्ये डिस्कस करणार. सो दीज आर द 5 युनिट्स अँड डिफरंट कॉन्टेंट्स दॅट वी हॅव टू discuss in this 5 units in this course that we have just seen. Now next, suggested specification table for question paper design. अब हर यूनिट के कुछ वेटेज होता है. देखो फर्स्ट यूनिट का वेटेज है 10 मार्क्स, उसको पढ़ाने के लिए लगते हैं 6 आवर्स. फिर सेकंड यूनिट को एनर्जी रिसोर्सेज को पढ़ाने के लिए लगते हैं 10 आवर्स, उसको वेटेज है 16 मार्क्स. उसके बाद थर्ड यूनिट इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, उसको पढ़ाने के लिए लगते हैं 8 आवर्स and its total weightage is 12 marks. Then environmental pollution unit ko need 16 hours to teach and its weightage is 20 marks. Environmental pollution is the highest weightage unit. Social issues and environmental education 8 hours लगते हैं पढ़ाने के लिए and 12 marks is the weightage of this unit. Total 70 marks का आपका पेपर रहेगा, जिसमें से आपको 28 मार्क्स मिनिमम पासिंग के लिए लगते हैं. और यहाँ पे टीचिंग आवर्स है 48 आवर्स. 48 आवर्स में ये कोर्स पूरा आपको टीच किया जाएगा एज पर द एमएसबीटीज गाइडलाइन. ओके, तो उसमें रिमेंबर लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और एनालिसिस लेवल के क्वेश्चंस आपको रहेंगे. ठीक है. सजेस्टेड स्टूडेंट एक्टिविटीज, आपको क्या क्या स्टूडेंट एक्टिविटीज करना है. आपके कैंपस में ट्री प्लांटेशन करना है, फिर रिपोर्ट बनाना है. उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार ऑन एयर पोल्यूशन, रिलेवेंट एमआईडीसी एरिया, व्हीकल. ये जो डिफरेंट एनवायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज है, आपको कौन सी एक एक्टिविटी दी जाएंगी, वो एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना है. ओके. तो इंस्पेक्ट ऑफ करिकुलम और जो आपको टीचर पढ़ाते हैं उसके अलावा भी आप इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. डिफरेंट मुक्स के कोर्सेज रहते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो रहते हैं स्वयं एनपीटीएल पे या यूट्यूब पे भी आप डिफरेंट वीडियोस देख सकते हो. ओके. सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग आप कर सकते हो. ओके. सो उसके बाद डिफरेंट एनिमेटेड वीडियोस आप देख सकते हो हर टॉपिक के बारे में. नेक्स्ट, सजेस्टेड माइक्रो प्रोजेक्ट. आपको एक माइक्रो प्रोजेक्ट अलाउड किया जाएगा. अब एक्चुअली एक ग्रुप को हम अलाउड करेंगे, कुछ 3-4 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप को एक माइक्रो प्रोजेक्ट मतलब कोई फील्ड स्टडी रहेंगे एक्चुअली. जैसे कि प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन विजिट टू पीयूसी सेंटर, मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सेंटर रहता है. उसके बाद आरओ प्लांट है सपोज आपके पास कहीं. तो अब औरंगाबाद बहुत बड़ी सिटी है, औरंगाबाद में हर इंडस्ट्रियल एमआईडीसी है. उसके बाद बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, तो आप कहीं पे भी जाके फील्ड विजिट करके आपका रिपोर्ट बना सकते हो. तो प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन हाउस होल्ड वाटर फिल्ट्रेशन यूनिट. ओके. कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम हॉस्पिटल, कि वहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट होता है, मेडिकल वेस्ट होता है, वो कैसे मैनेज किया जाता है, उस पर आप रिपोर्ट बना सकते हो. तो ऐसा कोई ना कोई तो एक माइक्रो प्रोजेक्ट आपको असाइन किया जाएगा एक ग्रुप को, और आपको माइक्रो प्रोजेक्ट क्या करना है, उसको फील्ड पे जाके स्टडी करना है और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो माइक्रो प्रोजेक्ट बना के आपको सबमिट करना है. उस पर प्रेजेंटेशन भी आपको देना है कि आपने फील्ड स्टडी में क्या सीखा. ओके. ये सब चीजें आपको यू हैव टू prepare it in your micro project task. Then suggested learning resources. अब learning resources मतलब ये कोर्स पढ़ने के लिए आपको कौन से रिसोर्सेस यूज करना है. तो देखो, बेसिक एनवायरमेंटल साइंस का एक बुक है जिसका ऑथर है माइकल एलेबे. देन पब्लिकेशन इज रूटलेज पब्लिकेशन. ठीक है. एनवायरमेंटल साइंस वाईके सिंह ऑथर है. फिर न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स ने उसे पब्लिश किया है. फिर एनवायरमेंटल स्टडीज टाइटल है बुक का. उसके बाद इराज भरूचा, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन न्यू दिल्ली, यूजीसी न्यू दिल्ली, ये पब्लिकेशन है, उन्होंने उसको पब्लिश किया है. फिर एनवायरमेंटल स्टडीज है टाइटल नेम बुक का. फिर उसका जो ऑथर है राजा गोपालन, 3rd एडिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये पब्लिकेशन है, यूएसए. उसके बाद अ टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, अरविंद कुमार
उसके ऑथर है एपीएच पब्लिशिंग हाउस न्यू दिल्ली का ये पब्लिकेशन है। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज साक्षी चावला, उसकी ऑथर है। उसके बाद टाटा माइक्रो हिल न्यू दिल्ली पब्लिकेशन ने उसको पब्लिश किया है। ये बुक एनी वन बुक यू कैन रेफर के, उसके पीडीएफ भी आपको या ई बुक भी मिल सकते हैं, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो या हमारे लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है। उसके बाद सॉफ्टवेयर और लर्निंग वेबसाइट देखो www.eco/eco-prayer.org, ये वेबसाइट में जाके आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। फिर www.terin.org, www.cpcb.nic.in, गवर्नमेंट की साइट है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। तो ये जो वेबसाइट्स है, इस वेबसाइट में जाके भी आप स्टडी कर सकते हो। www.indiaenvironmentalportal.org.in, उसके बाद whatis.techtarget.com, फिर sustainabledevelopment.un.org, फिर conserve energy future.com। ये डिफरेंट वेबसाइट्स है। इस वेबसाइट पे जाके भी आप एनवायरमेंटल स्टडीज ये कोर्स के बारे में डिफरेंट डाइवर्स इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लर्निंग रिसोर्सेस। और ऐसे ये हमारा 5th सेम का एनवायरमेंटल स्टडीज का करिकुलम है जो हमें इस सेमिस्टर में पढ़ना है। इसमें अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो।